Internal Security and Disaster Management for UPSC CSE on Arpita Sharma classes. Before I start the lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy UPSC CSE Combat based on syllabus of prelims 2022 is here on 3rd of April 2022 11 am, that is 11 in the morning. In this test you will be given 60 minutes in which you have to solve 56 questions. Rewards of worth rupees 4 crore will be given. Terms and conditions apply, and questions curated by top Unacademy educators are also there. Live test with gamified experience and real-time ranking to check your preparation. So do not miss your shot at winning scholarships worth rupees 4 crore. Terms and conditions apply. This test will be a live test, so use the code ARPITA10 to get 10% discount. Enroll now, ARPITA10. देखिए, आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स के बारे में एज फार एज डिजास्टर मैनेजमेंट इज कंसर्न, स्टार्टिंग विद ऑयल स्पिल डिजास्टर्स. अगर आप हाल ही के ऑलमोस्ट अराउंड 100 ईयर्स के हिस्ट्री को देखेंगे तो डिजास्टर में एक बड़ा जो पार्ट है वो ऑयल स्पिल डिजास्टर्स का भी रहा है. ऑयल इज रिगार्डेड एज अ प्रेशियस इन एनर्जी सोर्स ट्रांसपोर्टेड बाय शिप्स एंड पाइपलाइंस अक्रॉस द ओशन एंड लैंड. बट जैसे जैसे ऑयल को एज अ एनर्जी सोर्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, कंजम्पशन बढ़ता है बिकॉज पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, उसकी मांग भी काफ़ी लेवल पर तेज़ होती है, डिमांड भी काफ़ी हाई है. इसी बात से ऑयल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्टेशन करने के जो इंस्टेंसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और उसी के कारण स्वरूप इंक्रीमेंट होता है नंबर ऑफ ऑयल स्पिल एक्सीडेंट्स का. वाइल ट्रांसफरिंग ऑयल ईदर टू वेसल्स, या फिर अगर पाइपलाइन टू पाइपलाइन अगर एक शिप से दूसरी शिप में दिया जा रहा है तो ब्रेकेज हो जाती है. इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मरीन लाइफ्स का, यानी कि टर्टल्स, इवन इनफैक्ट बर्ड्स का भी होता है, जिसका जो एक रीज़न है वो है कि जो पानी है वो पॉइजनस हो जाता है. विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से बर्ड्स जो हैं उनके जो स्पेशली जो विंग्स हैं काफ़ी बार उसमें ये ऑयल लग सकता है, वो फ्लाई नहीं करते, काफ़ी बार वो मर भी जाते हैं. ये इसीलिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है. दीज स्पिल्स ऑल्सो कंटेमिनेट दी कोस्ट लाइन्स एंड एस्चरीज कॉजिंग सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स इवन टू पीपल. ह्यूमंस को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से अफेक्ट करता है. डायरेक्टली उनको जिनका जो इकोनॉमी है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो फिशरीज़ है या जो फिशरी बिजनेस से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं उनको भी करता है, प्लस इनडायरेक्ट सेंस में भी काफ़ी ज़्यादा ये नेगेटिव रहता है फिशरी इंडस्ट्रीज़ के लिए भी, और जो सी फूड को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी. तो आप सोच सकते हैं कि ऑयल स्पिल बहुत ही ख़राब है. इसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आप ऑयल को और वाटर को मिक्स करेंगे तो वो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, वो मिक्स नहीं होते. इसीलिए ऑयल एक पतली फिल्म की तरह जो पानी का जो सरफेस है उसके ऊपर आ जाता है. सो स्टार्टिंग विद व्हाट इज़ एन ऑयल स्पिल. देखिए, ऑयल स्पिल रेफर्स टू एन अनकंट्रोल्ड रिलीज ऑफ गैसोलीन हो सकता है, क्रूड ऑयल हो सकता है, या कोई और अदर ऑयल प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, फ्यूल्स इनटू द एनवायरनमेंट. ज़्यादातर जब भी हम ऑयल स्पिल की बात करते हैं फोकस वाटर या वाटर बॉडीज़ में होने वाले ऑयल स्पिल के पोल्यूशन की बात की जाती है, बट ये लैंड पर भी हो सकता है, इनफैक्ट एयर में भी हो सकता है बाय डिस्ट्रॉइंग नेचुरल हैबिटेट एज वेल. ऑन प्रोडक्शन ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्व्स, petroleum exploration and transportation in large vessels have increased the cases of oil spills. मैंने आपको स्टार्टिंग के डिजास्टर मैनेजमेंट के लेक्चर्स में बताया था कि जैसे जैसे डिजास्टर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है, इसका मतलब ये है कि ह्यूमंस का इंटरैक्शन जो है वो वल्नरेबल किसी भी आइटम के साथ ज़्यादा हो जाता है. अब ये वल्नरेबिलिटी का जो प्रोफाइल है वो आर्टिकल हो सकता है, आइटम हो सकता है, या कोई रीज़न भी हो सकता है या कंडीशन हो सकती है जिससे जब जब इंसान इंटरेक्ट करेगा अगर वो हाईली वल्नरेबल है तो डिज़ास्टर होने के ज़्यादा चांसेस हैं. उसी के स्वरूप में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ऑयल की एक्टिविटी, ऑयल के ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी बढ़ती है, दैट मीन्स कि वल्नरेबिलिटी भी बढ़ती है ऑयल के स्पिल होने की, और अगर वल्नरेबिलिटी बढ़ती है दैट ऑल्सो increases the chances of the oil spill disaster happening, whether it is in water, in air or on land. Marine Insight के हिसाब से almost around 706 million gallons of waste oil pollute the ocean every year.
अब आप इसको अगर 10 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7060 मिलियन गैलन्स हो जाएगा, और अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ 50 ईयर्स का इमेजिन करें तो ये कंपाउंडेड तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। ऑयल वेस्ट डिस्पोजल एंड लैंड ड्रेनेज प्रैक्टिसेस ऑल्सो इंक्रीज पोल्यूशन लेवल्स इन दी वाटर बॉडीज़। कई बार ये जो एक्सीडेंट्स हैं, आइडियली दी एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग पाइपलाइंस या ऑयल टैंकर्स या ड्रिलिंग रिग्स आर दी प्राइमरी कॉजेज ऑफ ऑयल स्पिल्स इन ओशंस, रिवर्स एंड बेज। इसलिए अगर आप ज़्यादातर इंटरनेशनल सेक्शन जो होता है न्यूज़पेपर का, एक महीने में कम से कम आपको एक इवेंट ज़रूर देखने को मिलती है जहाँ पर ऑयल स्पिल का जिक्र किया जाता है, उसका रेफरेंस दिया जाता है, जो कि अनफॉर्चुनेट है। बट वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी तो डिजास्टर होने के चांसेस भी बढ़ते हैं, जो कि हमें ऑयल स्पिल डिजास्टर के केस में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर भी और ह्यूमंस के ऊपर भी। देखिए, इससे सीवियर हेल्थ हजार्ड हो सकते हैं, जिनको हम इनडायरेक्ट कैटेगरी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं सी फूड के द्वारा। क्रूड ऑयल डिस्ट्रॉयज द इंसुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ बर्ड वेदर्स, और उनका जो उनके जो पंख हैं या जो उनके फेदर्स हैं, उसके ऊपर एक थिन फिल्म की तरह वो ऑयल कवर अप हो जाता है। काफ़ी सारे बर्ड्स उसकी वजह से, हैवी लोड की वजह से वो उड़ नहीं पाते हैं, या तो उन्हें हाइपोथर्मिया हो जाता है या फिर वो मृत्यु उनकी हो जाती है। मरीन लाइफ एंड बर्ड कोटेड इन ऑयल आर प्रोन टू ईदर हाइपोथर्मिया एंड इवन डेथ। यही जो ऑयल है, ये एक पतली थिन लेयर, जिसको फिल्म भी बोला जाता है कई बार, ये ओशन सरफेसेस के ऊपर भी फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से सनलाइट नहीं जा पाती है टू दी ओशन सरफेस नीचे की तरफ, एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होता रहता है, और इतना कम हो जाता है कि वो अच्छा नहीं रहता और सर्वाइवल के नीचे की तरफ पहुंच जाता है, जिससे मरीन लाइफ जिंदा भी नहीं रह सकती, वो सांस भी नहीं ले सकते। इंजेस्टिंग टॉक्सिक एनिमल्स और प्रेज किल्स प्रेडेटर्स ऑल्सो, जो कि फूड चेन का पार्ट बनेंगे, और उसके बाद फर्दर आप देखेंगे कि पूरा जो रिप्रोडक्टिव रेट है, ये जो हैबिटेट है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो बायोडाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर एरिया की, वो खराब हो सकती है। मैंग्रोव्स एंड सॉल्ट वाटर मार्शेस दैट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर आर प्रोन टू इवन सिग्निफिकेंट ऑयल स्पिल्स, बिकॉज ये कहीं ना कहीं, अगर हम बात करते हैं ऐसे मैंग्रोव्स की जो पानी के काफ़ी नज़दीक हैं, कोस्टल एरियाज़ के आसपास हैं, तो वहाँ पर भी ऑयल स्पिल्स का खतरा बढ़ता है। अब ये तो बात रही कि इन्वायरमेंट के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर क्या क्या इसके इम्पैक्ट होंगे। इकोनॉमिक इम्पैक्ट में भी बहुत बड़ा पार्ट आता है ऑयल स्पिल्स का, नेगेटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट में। बिकॉज आप देखिए, अगर कमर्शियल फिशरीज कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट हो रही हैं, तो उससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट या इकोनॉमी जो है कोस्टल एरियाज़ की, उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा। टूरिज्म और कमर्शियल लॉसेज आर ऑल्सो प्रेवेलेंट व्हेन द बीचेस एंड शोर लाइन्स आर पोल्यूटेड। फिर उसको एजेंसी जो हैं वहाँ पर किसी को जाने नहीं देती, तो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ को भी प्रोहिबिशन हो जाता है। The power plants that need sea water for functioning are also severely affected by oil spills, because उनको फर्दर जो छोटे लेवल के पावर प्लांट्स हैं वहाँ पर उनको फिर फिल्टर्स और बड़े बड़े फिल्टर मैकेनिज्म्स को खरीद कर लाना होता है, जिसके लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा कैपिटल की ज़रूरत होती है। और जो बड़े पावर प्लांट्स भी हैं उनका प्रोसेस भी इधर हॉल्ट पे जा सकता है या फिर स्लो हो सकता है, बिकॉज अगर वो सी वाटर की नीड है उनके पास, तो ऑयल स्पिल होने की वजह से सी वाटर अच्छा नहीं रहता है फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। अब बात करते हैं कि ये तो इम्पैक्ट्स की बात करी गई, रेमेडीज़ क्या होंगी, इसका सोल्यूशन क्या है, बिकॉज सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रेमेडीज़ में सबसे पहला पार्ट आता है बायो रेमेडिएशन। अंडर दिस टेक्निक bacterias are used to clean up the oil spill in the ocean. Ideally, specific bacteria can bioremediate contaminants like जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, चाहे वो गैसोलीन में है या ऑयल में है। इसके अंदर काफ़ी तरीके के बैक्टीरियाज को यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट इनके बैक्टीरियाज के जो नाम हैं ये भी आपको टेस्ट सीरीज़ में देखने को मिलेंगे, मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे, जिसमें साइक्लोक्लास्टिसस आता है, ऑलिस्पेरा आता है, प्रेपरलूसीबिडी बैका आता है, थैलोसोलुटस और जोंगजेनिया to eliminate the contaminants. According to the report by the Times of India, the National Institute of Ocean Technology have also found isolated microbes जो कि टॉक्सिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं, जो कि फिल्म को बनाते हैं क्रूड ऑयल में जब भी ऑयल स्पिल होता है, उस तक को रिमूव कर सकते हैं। These microbes flourish on the hydrocarbons at a depth of 21,000 मीटर in the Indian Exclusive Economic Zone. 2020 की अगर हम बात करें, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने डेवलपमेंट किया था इको फ्रेंडली क्रूड ऑयल बायोरेमेडिएशन टेक्नोलॉजी का भी टू क्लीन दी ऑयल स्पिल्स। तो ये भी आपको याद रखना है। पीसीएस में भी कई बार बायोरेमेडिएशन के सवाल आते हैं, टेस्ट सीरीज में भी आते हैं, जहाँ पर आपको 2 कॉलम्स दे दी जाएंगे। आपको
काफ़ी सारे अलग अलग तरीके से, जैसे मान लीजिए बायोमैग्निफिकेशन हो गया, बायो रेमिडिएशन हो गया, एक तरफ दे दिया जाएगा, और प्रोसेस को डिफाइन करने की कुछ स्टेप्स जो हैं वो दूसरी कॉलम में दे दिए जाते हैं, जिनको आपको मैच करना होता है। एक और रेमेडी आती है कंटेमिनेंट बूम्स की। साइंटिस्ट यूज बूम्स और फ्लोटिंग बैरियर्स टू रिस्ट्रिक्ट ऑयल फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू द ओशन। ये एक थोड़ा सा प्रिवेंटिव साइड ना होकर एक पोस्ट डिजास्टर साइड हो सकता है, बिकॉज जब डिजास्टर हो चुका है तो ऑयल को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है एक पर्टिकुलर पार्ट तक। हालांकि इससे रिमूवल में आसानी होती है, बट जो पार्ट कंटेमिनेट हो गया है अब उसके पर किसी ना किसी तरीके का नेगेटिव इफेक्ट तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा ही, बट ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है फर्दर डैमेजिंग से। फिर हमारे पास स्किमर्स आते हैं। स्किमर्स आर द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू सेपरेट स्पिल्ड ऑयल फ्रॉम द वाटर सरफेस, जो ऊपर थिन फिल्म आ जाती है। उसके बाद सॉर्बेंट्स भी हैं। सॉर्बेंट्स में पॉलिएस्टर डेराइव्ड प्लास्टिक शेविंग आ सकती है, या फिर वॉल्केनिक ऐश आ सकता है, स्ट्रॉ आ सकते हैं। ये धीरे धीरे करके इनको ऊपर की तरफ डाला जाता है, सॉर्बेंट्स को अपर लेयर की तरफ, तो ये ऑयल को एब्जॉर्ब कर देते हैं। और उसके बाद जो ऊपर वाटर जो है वो जो सनलाइट है वो वाटर के थ्रू जा सकती है नीचे, और मरीन लाइफ को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता। देन वी ऑल्सो हैव डिस्पोजिंग एजेंट्स, केमिकल दैट कंटेन्स कंपाउंड्स और इवन सर्फेक्टेंट्स जो सरफेस पे काम करते हैं, दैट ब्रेक ऑयल इनटू टिनी ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो यूज्ड टू क्लीन दी वाटर बॉडीज। धीरे धीरे जैसे इनको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, डिस्पोजिंग एजेंट के बाद फिर सॉर्बेंट्स को भी यूज़ कर लिया जाता है उन ड्रॉपलेट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए फ्रॉम दी वाटर सरफेस। अब बात करते हैं फॉरेस्ट फायर्स की। ये तो बात हमने की ऑयल स्पिल्स की। देखिए फॉरेस्ट फायर्स, अगर मैं अभी 2022 में बात करता हूँ, हालांकि शुरू के 3 महीनों में यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च में भी, तो फॉरेस्ट फायर्स के काफ़ी इंसिडेंट इवन साउथ इंडिया में भी देखने को मिल रहे हैं, सदर्न इंडियन पार्ट्स में भी। फॉरेस्ट फायर्स आर वाइल्ड फायर्स दैट स्प्रेड अनकंट्रोलेबली, बर्निंग प्लांट्स, एनिमल्स, ग्रासलैंड्स एंड इवन ब्रशलैंड्स दैट फॉल इन देयर पाथ। जैसे जैसे हवा चलती है जिस डायरेक्शन में, फायर उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ बढ़ती रहती है। और इससे सबसे नेगेटिव साइड इफेक्ट ये देखने को मिलता है, एक नेगेटिव साइड की एयर पोल्यूशन को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। जब ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज के लिए एक बड़ा फैक्टर है, वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर एक एड ऑन की तरीके से काम करते हैं, जो सिचुएशन को बैड टू वर्स्ट बना देते हैं। Generally, fires that continue for longer or are highly inflammable are caused by the climatic changes, as I told you earlier. काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिला है कि फॉरेस्ट फायर्स को इंसानों द्वारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली लगाया गया है, या तो लाइटनिंग का भी कारण हो सकता है, या इवन ड्रॉट के एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। Forest fires have become a global concern as many countries have significantly faced life and property losses. मोरोवर जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जाता है उसकी वजह से आसपास के जो इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनको लंग इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन की भी समस्या आ सकती है। इंडिया के केस में अगर हम बात करें, जब मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फॉरेस्ट फायर मार्च या अप्रैल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो अगर आप न्यूज़पेपर को डेली पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं करंट अफेयर्स को, करंट इवेंट्स को, तो आपको मार्च अप्रैल में काफ़ी ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिलेंगे इंडियन कंटेक्स्ट में। इवन अगर आप अभी भी देखते हैं 2022 में मार्च में भी, तो सदर्न इंडिया में काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स अभी से देखने शुरू किए जा चुके हैं। व्हेन द ग्राउंड इज फिल्ड विद ड्राई लॉग्स, हे, वीड्स, वुड्स एंड लीव्स, इससे एक्सट्रीम ड्रॉट की कंडीशन का एक इनिशियल पॉइंट या इनिशियल सिचुएशन का सेटअप हो जाता है, और वो काफ़ी रहता है इंडिया के कंटेक्स्ट में फॉरेस्ट फायर्स को लगाने के लिए। इन सम इंस्टेंसेस द फ्रिक्शन फ्रॉम रबिंग ब्रांचेज ऑल्सो लीड्स टू फॉरेस्ट फायर, जब भी टेम्परेचर हाई जाता है या फिर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस आ जाती है क्लाइमेट में। Burning of forest for livelihood or excessive irrigation also falls under the forest fire causes, and reckless behavior like कोई भी सिगरेट बट है अगर उसको केयरलेसली डिस्कार्ड कर देना, या मैचस्टिक को बस ऐसे यूज़ कर कहीं पर भी डिस्पोज ऑफ प्रॉपर तरीके से ना करना, बिग एक्सीडेंट्स को बढ़ावा दे सकता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, the Simlipal forest fire was also caused by villagers burning dry leaves to collect mahua flowers. अगर हम 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट मेजर फॉरेस्ट फायर इवेंट्स के बारे में देखें, तो देखिए 2021 में यानी कि पिछले साल जैन टू फेब वाले महीने में साइबेरियन रीजन में वाइल्ड फायर्स को देखा गया, जो कि वेस्टर्न साइबेरियन रीजन में था, अराउंड ओम्स्क एंड ट्यूमन। उसके बाद मॉस्को टाइम्स के रिपोर्ट के हिसाब से ऑलमोस्ट अराउंड 40 मिलियन एकड़ जो ज़मीन थी वो बर्न डाउन हो गई इन साइबेरिया, एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द रीजन लाइक द साखा रिपब्लिक इन द नॉर्थ ईस्ट ऑल्सो सफर्ड मेजर डैमेज।
तो अगर मैपिंग का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, बिकॉज इंडिया में भी फॉरेस्ट फायर मार्च अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं अभी इवेंट्स, मार्च के कंटेक्स्ट में बात करता हूँ, और फॉरेस्ट फायर 2021 में साइबेरियन रीजन में भी के आसपास भी लगे, जैसे ओम्स्क और त्यूमन। तो आपको इनको मैपिंग में भी इन एरियाज़ को पता होना चाहिए। नॉर्थ अमेरिका, अगर हम नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से जुलाई अगस्त के टाइम पर 2021 में ही हीट वेव्स काफ़ी वहाँ पर रिकॉर्ड हुई, एंड लेटन सिटी इन कैनेडा ऑल्सो रिकॉर्डेड अ टेम्परेचर ऑफ 49.6 डिग्री सेल्सियस। तो आप सोच सकते हैं ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस को टच कर रहा है, तो कितने बड़े लेवल पर वाइल्ड फायर्स आ सकती हैं। मेडिटेरियन रीजन में भी 2021 में मेजर वाइल्ड फायर्स को रिकॉर्ड किया गया, लीडिंग टू एन इंक्रीज PM लेवल्स ऑफ अप टू 2.5। टर्की, ट्यूनीशिया और इटली में भी काफ़ी वर्स्ट वाइल्ड फायर्स को नोट किया गया 2021 में। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और नागालैंड मणिपुर जो बॉर्डर है, 2021 में जनवरी में भी वहाँ पर काफ़ी फॉरेस्ट फायर्स को रिकॉर्ड किया गया। मेजर वाइल्ड फायर फेब टू मार्च में सिमलीपाल नेशनल पार्क में भी देखी गई इन ओडिशा। इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से जो सदर्न छत्तीसगढ़ का इलाका है, जो कि इवन इनफैक्ट 2022 में मार्च में भी काफ़ी चर्चा में है, जहाँ हम बात करते हैं फॉरेस्ट फायर की, सेंट्रल ओडिशा का पार्ट है, वेस्टर्न महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी जनवरी 2021 में भी थे, और कुछ अभी जो पार्ट्स हैं 2022 में भी अफेक्ट हो रहे हैं। बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व इन मध्य प्रदेश एंड सेंचुरीज इन गुजरात ऑल्सो विटनेस्ड फॉरेस्ट फायर्स, एंड अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट एज पर इंडियन एक्सप्रेस, उत्तराखंड हैज विटनेस्ड नियरली 1000 फॉरेस्ट फायर्स ओवर दी लास्ट 6 months अप टू अप्रैल 2021, जो कि बहुत बड़े लेवल पर एक डेटा को दिखाता है। अब देखिए, फॉरेस्ट फायर्स और ऑयल स्पिल्स की वजह से एनिमल्स के ऊपर डायरेक्ट एक इफेक्ट आता है, बायोडाइवर्सिटी को एक नेगेटिव इफेक्ट देखना पड़ता है। इसी के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर एनिमल्स को लाया गया। इंडियन गवर्नमेंट रिलीज्ड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर एनिमल्स। इस प्लान के अंडर रेस्क्यू किया जाएगा, रिलीफ दिया जाएगा एनिमल्स को, और ये डिजास्टर ऑपरेशन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में केवल और केवल प्रॉपर्टी और ह्यूमंस नहीं, बल्कि एनिमल्स को भी रेस्क्यू और रिलीफ किया जाएगा। द प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम इंश्योर्स दैट एनिमल विल बी इंक्लूडेड इन द डिजास्टर प्रिपरेशंस ऑल्सो, एंड पोटेंशियली सेविंग मिलियंस ऑफ एनिमल लाइव्स एंड बिल्डिंग द रेजिलियंस ऑफ द कम्युनिटीज दैट डिपेंड ऑन देम। अब बात करते हैं कि जो ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होगा, ये कौन सी अथॉरिटी द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है, जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर एनिमल्स भी कहा जाता है, DMPA भी। तो देखिए, इसको डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज के द्वारा प्रिपेयर किया जा रहा है। इट वॉज बॉट आफ्टर अ वाइड रेंज ऑफ कंसल्टेशन एंड इलेबोरेट डिस्कशन वॉज डन। इसमें काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व थे, जिसमें सबसे पहले NDMA, NDRF यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि NIDM भी शामिल थे, अलॉन्ग विद वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, जिनमें कुछ थिंक टैंक्स भी थे और कुछ NGOs भी थे जो कि एनिमल्स के लिए काम करते हैं, एनिमल रेस्क्यू के लिए। द प्लान इज अ जॉइंट एफर्ट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, बिकॉज आपको मैंने पहले भी बताया कि जो NIDM है वो R&D के रूप में काम करता है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट के रूप में काम करता है जो हेल्प करता है डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए और टेक्नोलॉजी को आगे अच्छा करने के लिए और अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए भी। द वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एंड द पॉलिसी पर्सपेक्टिव फाउंडेशन आर ऑल्सो जॉइंटली इन वर्क विद द NIDM। देखिए, एज पर द DMP इसमें टोटल 3 पार्ट्स को जोड़ा गया है। द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरीज हैज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान फॉर प्रोटेक्टिंग द एनिमल्स। इसमें टोटल 3 पार्ट्स हैं। पहला है प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, उसके बाद है डिजास्टर रिस्पॉन्स, एंड देन वी हैव द पोस्ट डिजास्टर प्लान। अगर आप इसको कंपेयर करें अलॉन्ग विद द इंडियन डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट साइकिल, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड्स द डिटेल्ड एक्शन प्लान, किस तरीके से डिसमिनेशन होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम का, वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा, स्पेशली अमंग दी लाइव स्टॉक, एनिमल वैक्सीनेशन को देना, फीडिंग दी एनिमल्स, जो एनिमल फीड है, जो फॉडर सप्लाई है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, डिजास्टर मैनेजमेंट में भी स्टेक होल्डर्स को जोड़कर कैसे कैसे काम करना है, कोऑर्डिनेट कैसे करना है, ये प्री डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में आता है। अगर मान लीजिए किसी सेंस में डिजास्टर आ जाता है अनफॉर्चुनेट कंडीशन में, देन डिजास्टर रिस्पॉन्स कंपोनेंट को भी इसमें जोड़ा गया है, जिसमें एक एक्शन प्लान को भी जोड़ा गया है रिलेटिंग टू द इफेक्टिव एंड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, जिसमें लाइव स्टॉक को कैसे रेस्क्यू करना है, फॉडर की सप्लाई डिजास्टर के समय पर कैसे कैसे देनी है, अगर एपिडेमिक आ जाता है या किसी तरीके का डिजीज आउटब्रेक हो जाता है, उस समय में सैनिटेशन को कैसे मेंटेन करना है,
मेजर्स कौन से होने चाहिए अगेंस्ट डिजीजेज, ये सभी बातें डिजास्टर रिस्पॉन्स में की गई हैं। ऑल्सो वी हैव द पोस्ट डिजास्टर कॉम्पोनेंट, जिसमें अगर एनिमल सिक हो जाते हैं पोस्ट डिजास्टर तो उनको ट्रीट कैसे करना है, डिजीज सर्वेलेंस एंड डिस्पोजल ऑफ कैरकेसेस एंड इवन द रेस्टोरेशन एंड रीस्टॉकिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज ऑल्सो देयर। अब हम बात करते हैं कि डीएमपी है तो एक अच्छा इनिशिएटिव, लेकिन वाई डीएमपी फॉर एनिमल्स। देखिए ज़्यादातर अगर हम केसेस में बात करते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में अभी तक जो अप्रोच रही है उसमें ह्यूमंस या प्रॉपर्टी को ही देखा जाता है टू सेफगार्ड एंड रेस्क्यू। However, animals are most of the time often the forgotten victims of disaster. गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट अराउंड 1.98 लाख, जिसको आप 2 लाख मान सकते हैं एस्टिमेटेड, कैटल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन फ्लड्स ओवर द पास्ट 3 years ड्यूरिंग 2013 to 15। यानी कि केवल और केवल ऑलमोस्ट अराउंड 2 से 3 सालों में ही 2 लाख कैटल का नुकसान हुआ है। उन्होंने अपनी जो जीवन है उसको उनका देयर लाइव्स हैव बीन लॉस्ट। एंड इन इंडिया एनिमल आर एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो फैमिली के लेवल पर अगर हम बात करें, जो पेट एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, या कल्चर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से बात करें, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, लाइव स्टॉक और कैटल फार्मिंग में एनिमल्स का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है भारतीयों की लाइफ में, इंडियंस की लाइफ में। और ये काफ़ी एक गलत ही ट्रेंड होगा कि अगर हम एनिमल्स को ना जोड़ें डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट में और उनको विक्टिम्स ना समझा जाए और उनको फॉरगॉटन विक्टिम्स के ही रूप में माना जाए, जो कि अभी तक होता आ रहा था। लेकिन अब ड्यू टू द डीएमपी और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को लाने से काफ़ी हालात अब बदलेंगे और चेंज आएगा। दैट आर टू बी फॉलोड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स अक्रॉस द कंट्री फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स ड्यूरिंग डिजास्टर, चाहे वो फ्लड हो, लैंडस्लाइड हो, अर्थक्वेक हो या फिर कोई और डिजास्टर। So this was all for today. Like the video and subscribe the channel. In case if you have any doubt, you can comment down below. Unacademy, let's crack it.